है उसकी कैरिंग वैल्यू है 10 मिलियन की, और हम क्या कहते थे कि फ्यूचर में वो अमाउंट जो कि टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, आपने उसको कैरिंग वैल्यू में से माइनस करना है। तो अर्नड इनकम टैक्सेबल कब होगी? जब फ्यूचर में मिलेगी। तो मतलब फ्यूचर में सारी की सारी अमाउंट क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। जीरो अमाउंट ऐसी होगी जो टैक्सेबल नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैरिंग वैल्यू माइनस जितनी अमाउंट नहीं होनी माइनस दैट इज जीरो। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा होगा? 10। तो टेम्परेरी डिफरेंस अराइज होगा नहीं, 30%, तो कोई डेफर्ड टैक्स भी नहीं आएगा। गॉट इट? समझ आ गई बात की? इज इट ओके? अच्छा, अब हमारे पास उसने कहा जी अदर आपके जो पेएबल्स हैं, यानी कि अदर लायबिलिटीज आपकी, वो कहता है जनाब अदर बाकी रिमेनिंग कितने रहेगी? उनकी कैरिंग वैल्यू है 30। उसने कहा जी जबकि इनकी टैक्स बेस है वो कितनी है? 25। टेम्परेरी डिफरेंस कितने का आ गया? 5 का। अब देखो एसेट लायबिलिटी है, लायबिलिटी में अगर कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो जाए टैक्स बेस से तो वो आपके पास क्या बनेगा? अगर लायबिलिटी में कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो जाए टैक्स बेस से तो वो आपके पास होता है डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक है, टैक्स बेस क्या है आपकी? कम है, कैरिंग वैल्यू आपकी ज्यादा है। कौन सा केस है? लायबिलिटी का केस है। ठीक है, तो लायबिलिटी के केस में जनाब आपके पास 30% के हिसाब से कितना बनेगा इसका? 1.5, और ये एसेट है तो ये माइनस होगा। ओके, समझ आ गई बात की? अच्छा, इसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाइए। कहता है जी अदर रिसीवेबल अमाउंटेड ₹17 मिलियन एज ऑन 31 दिसंबर विच इंक्लूड डिविडेंड रिसीवेबल एट ₹8 मिलियन। डिविडेंड इनकम वाज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस एट 20%, हाउएवर विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2018 डिविडेंड रिसीव्ड इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब डिविडेंड की यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। डिविडेंड का टैक्स बेस कितना आ रहा है? 8 मिलियन। और हमने कहा था डिविडेंड आपको रिसीवेबल है, आपका एसेट है, और एसेट फ्यूचर में अगर टैक्सेबल ही नहीं है तो उसकी टैक्स बेस किसके बराबर आएगी? अगर एसेट फ्यूचर में टैक्सेबल नहीं है तो उसकी टैक्स बेस किसके बराबर आएगी? कैरिंग वैल्यू के बराबर आएगी ना बेटा। आप जीरो नहीं इसमें कहेंगे, हम लायबिलिटी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एसेट की। ये बात मैं 2 पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। टैक्स बेस कब बनेगी, कैसे बनेगी, ठीक है, एसेट और लायबिलिटी की, और डेफर्ड टैक्स जो है वो उसमें एसेट और लायबिलिटी कब बनेगा। ये 2 पॉइंट्स आपने अपने माइंड में बिठाने हैं। ओके, तो कोई टेम्परेरी डिफरेंस आया? जी जी, टेम्परेरी डिफरेंस कोई नहीं आया, तो डेफर्ड टैक्स आपके पास कितना आ गया? कुछ भी नहीं आया, जीरो आ गया। गॉट इट? अच्छा जी, इसके बाद फिर वो कहता है जनाब आपकी जो अदर आपके जो रिसीवेबल्स हैं, टैक्स बेस फॉर रिमेनिंग अदर रिसीवेबल 6 मिलियन। अच्छा, अब इसमें से जो आपके पास अदर रिसीवेबल्स हैं कितने रह गए पीछे? 17 में से 8 माइनस करो, 9 रह गए। और उसने कहा जनाब उनकी टैक्स बेस है 6, तो टेम्परेरी डिफरेंस कितने का आया? 3 का। अब ये टेम्परेरी डिफरेंस देखो, रिसीवेबल एसेट होता है, एसेट की कैरिंग वैल्यू ज्यादा है टैक्स बेस से। अगर एसेट की कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो टैक्स बेस से तो वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। ठीक है जी, तो 30% के हिसाब से जरा चार्ज करें तो 0.9 ये ऐड हो जाएगा। क्लियर? ये समझ आया पॉइंट? एसेट के अंदर, एसेट के केस में जाके देखो, एसेट के केस में जाके देखो, अगर कैरिंग वैल्यू ज्यादा है टैक्स बेस से तो टेम्परेरी डिफरेंस क्या कहलाएगा? वो हमारा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा। ठीक है, और वो हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट कहलाएगा। ओके, अगर देखो अभी तो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने जो नोट अगर किया है कहीं पे या बुक अगर आपके पास है तो कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस को वहां से देखने के बाद इसको आप एसेट या लायबिलिटी डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, वापस आते हैं जनाब आगे हम। कहता जी ऑन 1 अप्रैल 2017 RL invested ₹40 million in a fixed deposit account for 1 year at 10% per annum. Interest will be received on maturity. Interest was taxable on receipt basis at 10% in 2017. However, with effective from 1 January 2018, interest received is taxable at 15%. अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग इंटरेस्ट की तरफ। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीवेबल। अब आपके पास इंटरेस्ट रिसीवेबल, उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है? उसने कहा जनाब उसकी कैरिंग वैल्यू है 40 मिलियन है ना। 1 अप्रैल को आपने स्टार्ट किया तो उसकी कैरिंग वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देखिएगा, अब अकाउंटेंट कहता है कि जितने महीने के लिए आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा, एक्रू होगा, आपने उतने टाइम के लिए इसको अकाउंट फॉर करना है। तो 40 मिलियन आपका फिक्स डिपॉजिट था 10% इंटरेस्ट पे,
और 1 अप्रैल से दिसंबर तक कितने महीने बनेंगे? 9 मंथ बनेंगे, तो 9/12, ठीक है जी। तो क्या अमाउंट आई? 3 जनाब, 3 मिलियन आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल है, ठीक है जी। और ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है, आपका एसेट है, तो हम कहते हैं जनाब एसेट किसके बराबर होता है, कि टैक्स बेस किसके बराबर होती है किसी एसेट की? अगर हमने कहा जी फ्यूचर में टैक्सेबल होगा, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल जब मिलेगा तो फ्यूचर में टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो जब फ्यूचर में टैक्सेबल होगा इकोनॉमिक बेनिफिट, तो टैक्स बेस किसके बराबर होगी? हमने कहा जनाब जितनी उस इनकम को जनरेट करने में जितना हमारा खर्चा लगा, तो इंटरेस्ट को जनरेट करने में हमारी किसी किस्म की कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, तो टैक्स बेस इसकी क्या निकलेगी? नील। प्रोविजन इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है, और जो आपका लीज्ड एसेट है उनकी लायबिलिटी और राइट ऑफ यूज के ऊपर, ये हमेशा इसकी टैक्स बेस 0 निकलेगी, क्योंकि इसको मानते नहीं है, वो एक्सपेंस ही कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब जनाब टेम्परेरी डिफरेंस कितने का आया? 3 का। इंटरेस्ट रिसीवेबल एसेट है, कैरिंग वैल्यू इज मोर देन टैक्स बेस, टैक्सेबल बन गया एट द रेट ऑफ 30%, तो कितनी अमाउंट आ गई जनाब? अच्छा 30% नहीं आएगा इसमें, क्योंकि उसने बताया हुआ है कि टैक्सेबल कितने पे है? 15% पे होगा। टैक्सेबल कितने पे होगा? 15% पे होगा, ठीक है। बाकी जिसके बारे में नहीं बताया वो 30% है, उसने ऊपर लिख दिया था, अगर किसी के बारे में नहीं बताया तो 30% है, अगर बता दिया तो उस हिसाब से होगा। इसने कहा जनाब टैक्सेबल आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल टैक्सेबल कितने पे होगा? वैसे तो 10% पे था, लेकिन इन फ्यूचर कितने पे होगा? 15% पे होगा, तो 15% यहाँ पे हमने बोलते हैं, तो 0.45, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद 2 चीज़ें हैं, लीज्ड एसेट और मशीनरी। अब ये 2 पॉइंट्स इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, ओके, क्योंकि अभी बाहर वेट कर रहे हैं, तो इस 2 पॉइंट्स को हम इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे।